आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कुछ क्रेडिट कार्ड के जरिए हुए खर्चों के बारे में, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और विश्वन के सीईओ ऋषि मेहरा जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों के साथ आगे चलकर दर्शकों के सवाल भी हम लेंगे, लेकिन एक खबर जिस पर सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से भारतीय बहुत रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरबीआई की तरफ से जारी किए गए आंकड़े कह रहे हैं। और पंकज जी, मई महीने में देखा जाए तो जो खर्च है वो लगभग 1.14 ट्रिलियन के शिखर पर पहुंच चुका है और यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ट्रैवल हो, इन सब पर लोग ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो अप्रैल के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त आती हुई देखी है। साल दर साल 118%, महीने दर महीने अगर हम देखें तो 8% का इजाफा हुआ है। अब बैंक्स के भी नाम है, जहां पर इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तमाम तरह के बैंक जो सहूलियत देते हैं, सर्विसेज देते हैं बेहतर, उसी से ज़्यादा लोगों ने खर्चा किया है। ये बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड पंकज जी, अगर इसका आकलन हम करना चाहें, विश्लेषण करना चाहें तो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि महंगाई हमें परेशान कर रही है, दूसरी तरफ लोगों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग में इजाफा किया है। कविता, देखिए, हमने देखा कि पिछले 2 साल से लोग बाहर घूमने नहीं गए थे। इस साल जैसे ही बच्चों की छुट्टियां हुई, बहुत लोग बाहर गए हैं। ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस बार ट्रैवल बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब ट्रैवलिंग होती है, लोग बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से हो ही सकता है। बट उसके अलावा चाहे होटल का एक्सपेंस हो, चाहे आपको कपड़े खरीदने हो या फिर शॉपिंग करनी हो, तो सभी के लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है। तो एक वजह जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये बहुत इस बार, क्योंकि पहले 2 सालों के मुकाबले में इस साल लोगों ने ट्रैवलिंग में काफी खर्चा किया है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है कि कुछ पर्टिकुलर बैंक्स का खर्चा ज्यादा हुआ, तो बहुत सारे कार्ड्स पर कैशबैक और अन्य दूसरे बहुत सारी ऑफर्स थे, जिसकी वजह से भी कार्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। और अब जैसे कि महंगाई बढ़ी है, तो डेफिनेटली लोगों ने या तो अपनी सेविंग्स में से पैसे यूज करने होंगे या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से देखा है कि महंगाई बढ़ी और इनकम तो उतनी नहीं बढ़ी, तो उस हिसाब से पैसा डेफिनेटली लोगों को क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ा है। तो वो भी एक वजह है। लेकिन अब आगे समझने वाली बात यह है कि इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो खर्चा हो गया है, तो वो रीपे टाइम पर हो पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ये बताएं कि इस तरह के माहौल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कितना सही होगा और कितना गलत होगा? क्योंकि लोगों के पास भले ही पंकज जी ने जो अभी समझाया कि पैसे थे बचे हुए, 2 साल लोगों ने खर्च नहीं किया, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होने वाला है। हो सकता है आपकी सैलरी अभी बढ़ी भी हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में हम कठिनाई आती हुई देख रहे हैं, बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना क्या सही है, और अगर सही है तो किस मायने में सही है? देखिए, क्रेडिट कार्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एक बेसिक फंक्शन है कि आप उसको यूज 45 दिन के बाद आपको 100% उसके पे कर पाए। अगर आप 45 दिन और उसके क्रेडिट पीरियड के बाद उसको 100% पे कर पाते हैं, तो आपको उनके बेनिफिट्स यानी कि कैशबैक और डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। बट क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आप 45 दिन में पे नहीं कर पाते हैं या कम अमाउंट पे करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट 36 से 40% पड़ता है। तो जो भी कस्टमर है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड को तभी यूज करूंगा जब मैं 45 डेज या उनकी जितनी भी एक टाइम पीरियड है उसमें 100% पेमेंट कर सकता हूं। तो तब के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, उनमें एक ट्रेंड एक ये भी है कि जो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो लोग नहीं पूरा के पा रहे हैं, वो 1,74,000 है, जो भी बहुत ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ साल तो वो 1.5 लाख थी, तो 1,74,000 एडिशनल हुई है। तो ये कहने का मतलब है कि लोग अपने से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। कस्टमर के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड को अगर आप उसी चीज के लिए देखें और अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसका, तो आप उसको किसी पर्सनल लोन या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में बदलिए ताकि आपको 40% का इंटरेस्ट ना पड़े। बट आपकी कोशिश, ये क्रेडिट सिर्फ आपको 45 दिन या 50 दिन जितनी भी उन्होंने लिमिट दे रखी है उसके लिए ही यूज करिए, तभी क्रेडिट कार्ड का फायदा है, नहीं तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। ट्रैप में फंस जाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को समझनी चाहिए। आंकड़े चाहे कुछ भी कह रहे हो, आंकड़ों में लगातार बदलाव हम देखेंगे, लेकिन आपको अपने आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहिए।
उसकी बदौलत आप इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना फायदे की बात भी होती है। पंकज जी, मैं चाहती हूँ कि हम इसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के बकाया को चुकाने के प्रोसीजर में जाएं। उससे पहले बताएं कि कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्रेडिट कार्ड, आगे बढ़कर इस्तेमाल करना चाहिए, वो कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं आपके खर्चों में? कई बार देखिए हमें बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर कुछ अलग से बेनिफिट कैशबैक हो, इस तरह से ऑफर मिलते हैं। मान लीजिए कि आप शॉपिंग कार्ड, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं वो भी बहुत सी वैरायटी के होते हैं। आपके पास मान लीजिए पेट्रो कार्ड है, तो यदि आप फ्यूल लेते हैं तो उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप बाद में पेट्रोल लेने के लिए, फ्यूल लेने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से शॉपिंग कार्ड्स होते हैं जिस पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हें आप बाद में एनकैश कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। यदि आप अपना पेमेंट टाइम पर कर सकते हैं, जो भी ड्यू डेट है उससे पहले कर सकते हैं, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें यदि आप क्रेडिट कार्ड पर बाय करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल हो सकता है। नॉट एवरी टाइम, लेकिन ऐसी भी स्कीम्स होती हैं कि यदि वो अप्लायंसेस आपने उस क्रेडिट कार्ड से बाय किए हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर इंश्योरेंस कवर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि समय पर पेमेंट कर सकें तभी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। से आपने अंत किया है, क्योंकि अब एक सवाल मैं स्क्रीन पे पेश करने वाली हूं और ये हमारे जो भाई साहब हैं इनके सवाल का मैं चाहती हूं कि आप दोनों जवाब दीजिएगा बारी बारी, क्योंकि ये अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग से परेशान है और कह रहे हैं कि इसको चुकाने के लिए क्या पर्सनल लोन ले लेना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, इनका नाम क्या है? हमारे साथ फोन लाइन पर तो है नहीं, लेकिन इनका सवाल पेश कीजिएगा। पंकज जी, ऐसी स्थिति में आउटस्टैंडिंग इतना बढ़ गया है क्रेडिट कार्ड पे और इसको चुकाने के लिए आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, मतलब आप किस कदर कर्ज के जंजाल में फंस गए हैं, ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए अगर ऐसी स्थिति है कि ऑलरेडी आप ट्रैप हो चुके हैं तो पहली बात तो यह है, अगर पर्सनल लोन मिलता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। उस हिसाब से पर्सनल लोन लेके इसको रीपे करना सही रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस स्थिति में पर्सनल लोन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि यदि काफी समय से ये क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाए हैं तो इनका सिविल स्कोर भी काफी खराब हो गया होगा, उस पर फर्क पड़ा होगा, तो ऐसे में शायद पर्सनल लोन भी ना मिले। अब इन्हें अगर लोन इसे रीपे करना है तो अपने पास क्या है? आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिस पर लोन मिल सकता है। क्या आपके ईपीएफ से विड्रॉ हो सकता है या पीपीएफ से विड्रॉ हो सकता है या लोन मिल सकता है? इस तरह की चीजों पर ध्यान दें। और किसी भी तरह से यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी आप रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक क्रेडिट कार्ड बकाया आप पे नहीं करेंगे तब तक आप इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि आप उसे ही पे करते रहेंगे। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे तो रिपे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका यही है, किसी तरह से भी यदि आपको कुछ कोलेट्रल के साथ लोन मिल सके तो आप उसे ले लें। या कोई, मैं तो ये भी कहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पुरानी चीजें होती हैं जिसको बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, उसको भी आप अपना सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से आप क्रेडिट कार्ड का जो इतनी बड़ी राशि आउटस्टैंडिंग है उसे जल्द से जल्दी पे कर दें। बिल्कुल। ऋषि, अंकित भाई साहब जिनका ये सवाल है उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए बिल्कुल सही है, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। अगर वो चाहें भी, अगर वो 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं तो उनका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्सनल लोन की पहले एक सलाह रहेगी, हाँ अगर जैसे बोला गया कि अगर उनको मिल सकता है तो ले लीजिए। दूसरी मेरी ये भी सलाह रहेगी, 40% का इंटरेस्ट है, अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कुछ करवा रखा है आप वो भी लेके इसको खत्म कीजिए। एक पर्सनल लोन लेते वक्त कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ऐसा होगा कि हाँ भाई पर्सनल लोन 4 साल या 5 साल के लिए ले लेते हैं। तो कई बार क्या है कि अगर आपका अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है और इतना कम है तो उसको पर्सनल लोन बड़ी अमाउंट मतलब बड़े सालों के लिए मत लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट 20% अगर आपने 5 साल दिया या 40% आपने 1 साल में दिया, उस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड में ये देखा गया है कि 27 से 28% लोग जब वो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो वो रिवॉल्वर बन जाते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो पूरी अमाउंट नहीं देते हैं और वो इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो आपको एक एज ए कस्टमर रहते हुए ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कोई भी बकाया ना हो। और अगर आपका ये बकाया हो गया है, 40% आप इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब क्रेडिट कार्ड पे खर्च करने जाएंगे तो आपको
उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू लग जाएगा। तो आप आगे से भी क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद कर दीजिए जब तक आप पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और वो वाली अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। पंकज जी, ऐसे में बैंक से बात करने में कितनी समझदारी होगी, और अगर बात करनी भी कोई जाए तो किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह की मदद की उम्मीद रखनी चाहिए? बैंक से आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि आपने काफी टाइम से रीपे नहीं किया है, तो अगर कुछ जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से पे नहीं कर पाए और आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और पहले आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो शायद बैंक थोड़ी सी हेल्प कर दे। अदरवाइज जैसा क्रेडिट कार्ड यूजर्स जिस हिसाब से ओवर यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पर एक सलाह मैं और दूंगा कि आप अगर क्रेडिट ट्रांसफर करें, अगर आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, कोई और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट को रोक दें या कोई लोन ले लें अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो सब भी नहीं है, तो एटलीस्ट अगर पॉसिबल हो तो आप इसे रीफाइनेंस करवा लें। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे बैंक्स आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग को अपने आप पास ले लेते हैं और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। अगर वो भी ऑप्शन आपके पास मिल जाए, या फिर इसी को पर्सनल लोन में कोई बैंक कन्वर्ट कर दे, सेम बैंक नहीं दूसरा बैंक, और उसके लिए ईएमआई थोड़ी छोटी करके उसे तय कर दे, तो शायद आपके लिए रीपे करना इसको पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी एक उपाय हो सकता है इसमें। बट जितना भी हो सके अगर लोन लिए बिना आप कुछ कोलेटरल के अगेंस्ट में आप लोन ले लें, या अपने कुछ पुराने आइटम्स, जैसा मैंने कहा कि उनको सेल करके, कई बार ऐसा होता है पुरानी कार होती है या पुरानी बाइक होती है, घर में बहुत यूज नहीं होती है, तो उसको भी सेल किया जा सकता है ताकि आप अपना जो आउटस्टैंडिंग है उसको चुका सकें। सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, ऋषि मुझे बताएं कि आपकी क्रेडिट स्कोरिंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आपने अमाउंट लिया है और पे नहीं किया है फुल, तो क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आना मंथली शुरू हो जाता है। आपको रिवॉल्वर कहा जाने लगता है, तो आप 750 से नीचे तो आ ही जाएंगे अगर 2-3 महीने में अगर आपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट नहीं की। और अगर आप बिल्कुल कुछ पेमेंट नहीं करते हैं तो 60 to 90 डेज में इम्पैक्ट बहुत आना शुरू हो जाता है। हमने ये देखा है अपनी रिसर्च में या क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट्स में जो हम विश्विन पे देते हैं, जिसपे कि जो कस्टमर बिल्कुल नहीं दे पाते उनका स्कोर 700 से नीचे भी चला जाता है और बहुत जल्दी 3 से 6 महीने में चला जाता है। और जैसे कि हम कह रहे थे कि अगर स्कोर 700 से नीचे चला जाएगा तो और भी कोई क्रेडिट मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपको, जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड डेट में फंसे हैं, क्रेडिट कार्ड डेट का फंसने का एक और आप ये भी कर सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाके, एनबीएफसी के पास जाके आप डेट कंसोलिडेशन भी करवा लें, तो भी आपके लिए बेटर रहेगा कि आपके पास अगर कोई और क्रेडिट चल रहा है, जैसे होम लोन चल रहा है, उसके ऊपर टॉपअप लेके इस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर दे, वो भी एक तरीके होते हैं। बट क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। लेट पेमेंट का और ना पेमेंट करने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप 650 के नीचे भी आ जाते हैं एक साल अंदर अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और उसके बकाये से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। वक्त तो हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले बता दूं कि अगर दर्शकों के पास अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर और अपने क्रेडिट बिहेवियर को लेकर कोई सवाल है, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, हमसे सहायता चाहते हैं, किसी भी तरह की सलाह चाहते हैं, तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सवाल को भेजिए, चाहे तो आप अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब शो पर देंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल। लक्ष्य है 20 साल के बाद। 8 फंड के नाम आपके पास हैं और जैसे ये फ़ोन लाइन पर मिलते हैं तो इनसे और बारीकी से हम समझना चाहेंगे। इन्होंने अपनी पीपीएफ की भी डिटेल्स दी हुई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 14 लाख अभी तक जमा हो पाए हैं। चलिए, इस निवेश से 2 करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे पहले मुझे ये पूछना है कि 8,000 के निवेश के लिए क्या 8 फंड्स को रखना ज़रूरी होगा, या इससे कम फंड में भी आप इतनी राशि का निवेश कर सकते हैं तो उतना ही आपको मुनाफा होगा? ऋषि, एक्सपेक्टेड होता है कि आप 4 से 5 फंड्स में इन्वेस्ट करके
कई बार ये भी होता है कि अगर आप जब 8 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अगर वो सेम कैटेगरी में होते हैं तो वो सेम ही क्वालिटी ऑफ शेयर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड सेम होता है और आपको 8 फंड्स के बारे में ध्यान रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 4 से 5 फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करिए और 2-3 साल बाद उसको रिव्यू करिए और फिर उनको 4-5 करिए, वही एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 8 करने की जरूरत नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं कि इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर 20 साल में चाहिए तो इनको हर महीने 20,000 तो मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इनको जो ये 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें इनको 12,000 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, तभी ये 2 करोड़ की रिटर्न 2 करोड़ इनको मिल सकता है 20 साल में। मैं 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ। मार्केट 1-2 साल शायद ऐसे ना दे और बट उसके बाद 12% की एवरेज रिटर्न आ जाती है 20 साल में, और इनका ये 2 करोड़ हो जाएगा। बट इनको 12,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 8,000 में नहीं हो पाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑनलाइन पर भी आ गए हैं दरअसल प्रवीण, इनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण, आपका सवाल पर जवाब दे रहे हैं ऋषि। तो अब आपको फंड्स के बारे में ही जानना है, कोई और सवाल है आपका? मेरा सिंपल 2 सवाल है। पहला तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, तो मैं उसको उस पे काम करूंगा। मुझे कुछ नए फंड उन्होंने बोले हैं कि 12,000 रुपए और ऐड करना पड़ेगा महीने का। हाँ। कौन से फंड में इन्वेस्ट करने से मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है जी। और सेकंड क्वेश्चन ये था, ऑलरेडी मेरे पीपीएफ में 14 लाख रुपए है, तो मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा क्योंकि 15 साल का रहता है, फिर 5 साल करके हम इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें क्या मुझे 2 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ सुविधा मिलेगी या फिर मुझे सिर्फ पीपीएफ में एसआईपी में ही कंटिन्यू करना चाहिए? चलिए, पीपीएफ में तो मैं आपको जस का तस रखना ही चाहिए निवेश वैसे, लेकिन फंड्स को लेकर अब हम सलाह लेंगे ऋषि से। ऋषि बताएं, अब किस फंड में बने रहें, किस में से निकल जाए, निवेश राशि बढ़ानी हो तो किस फंड में बढ़ाएं? इनका पोर्टफोलियो किया तो मैंने ये देखा कि 7-8 फंड्स में 2-3 फंड्स इनके अच्छे हैं, 4 फंड्स इनके अच्छे हैं। उन्हीं फंड्स में मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको 3-3 हजार करके और इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये 20,000 इनका हो जाएगा और इसमें इनकी रिटर्न 2 करोड़ की बन जाएगी। तो मैं जैसे इन्होंने एक्सिस टॉप 25, कोटक स्मॉल कैप जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्वांट फ्लेक्सी कैप और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में मैं कि ये 3-3 हजार और इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी जो फंड्स हैं वो अभी चलने दीजिए। 1-2 साल बाद रिव्यू कर सकते हैं जो सेम कैटेगरी के फंड्स होंगे और जिनको अगर ये फंड्स में आज की डेट में ये भी पता लग जाता है किसमें इन्वेस्ट हो रखा है, अगर वो ओवरलैप हो रहा होता है तो उसका कोई फायदा नहीं। और 2 साल या 3 साल रिव्यू करने के बाद आपको फंड हाउस के बारे में पता भी लग जाता है या उस कैटेगरी में पता लग जाता है कि इसमें अभी अच्छी चाल नहीं है, तो आपको उस हिसाब से चेंज करना है। तो आप 2-3 साल रखिए, क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, मैं अभी चेंज करने को नहीं बोलूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें चार्जेस भी लगते हैं और इधर उधर करने में फिर वो आप एक तुक्का खेल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म पे एक फंड मैनेजर पे आपने किया है तो थोड़ा 2-3 साल उसको दीजिए और बस जो आगे की इनकम है वो 3-3 हजार करके इन 4 फंड्स में ऐड कर दीजिए। प्रवीण, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू और निवेश को बरकरार रखिएगा। आकाश त्रिपाठी साहब क्या फोन लाइन पर हैं? हाँ जी, कानपुर से बोल रहे हैं सर, कैसे हैं? हाँ जी, बताइए। जी, मैंने कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में एक मुश्त 5 लाख इन्वेस्ट किया है अभी मई 2000। सर, किसने आपको सलाह दी? आप किसी के पास गए थे सलाह लेने के लिए? मैं यही आप लोगों के कार्यक्रम देखते हैं तो उससे ही जानकर मैंने जो समझा जाना उसी हिसाब से किया ना। अभी हम ये चाह रहे थे कि कुछ सालों बाद 2-4 साल बाद यदि हम इसमें SWP करें तो मतलब कितना तक हमको पर मंथ निकालना चाहिए जिससे हमारी मूल राशि जो है वो भी बनी रहे और ग्रोथ हो। आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब वो चाहिए ही इनकम। हम चाह रहे हैं मूल राशि ग्रोथ करे, जो बनी रहे और साथ में कुछ इतना निकल आए जो मतलब SWP के लिए अपना छोटा मोटा खर्चे के लिए। और आपको ये 1 साल के बाद ही करना है? हाँ, अभी हम 2 साल 3 साल भी रुक सकते हैं जी। चलिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग सवाल है पंकज जी। अब हमको ये बताएं आप, इन्होंने 5 लाख रुपए तो एक मुश्त डाले हुए हैं, 2-3 साल के बाद ये SWP पर जितनी भी राशि मिल सके
वो चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि 5 लाख रुपए का निवेश भी यहाँ पर बना रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पंकज जी फ्लेक्सी कैप फंड की, ठीक है। अब ऐसे में बाजार की स्थिति तो हम सबको पता ही है, त्रिपाठी जी कितना ट्रैक करते हैं बाजार को मुझे नहीं पता, लेकिन क्या 3 साल के बाद का अगर मैं टाइम होराइजन पकड़ूं पंकज जी, तो आपको लगता है कि SWP करने लायक राशि इनको मिल पाएगी इस फंड में से, या ऐसा करना भी चाहिए क्या? सही आपने बिल्कुल सवाल उठाया है। देखिए आकाश, आपको पता है कि जब हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जोखिम ज्यादा रहता है, क्योंकि इक्विटी का नेचर है, उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। और यदि आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था तो मुझे उम्मीद है कि आपका निवेश वैसा ही होगा जैसा आपने किया था। इस पर कुछ ज्यादा ग्रोथ आपको मिली नहीं होगी, क्योंकि पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट में काफी हमने बल्कि करेक्शन देखा है अभी। अब यदि आप ये कहें कि इसमें से पैसे विड्रॉ करने हैं, देखिए हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए कि लंबी अवधि में पैसा बढ़े, और हम विड्रॉ करते हैं ऐसी स्कीम से जहां पर उतार चढ़ाव का खतरा कम हो। तो डेट स्कीम से या कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम से SWP करना बेहतर है, और इक्विटी फंड में निवेश करके पैसों को बढ़ाना वो अच्छी एक चॉइस है। और ये फंड अच्छा है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और इमीडिएटली वहां से या 1 साल के बाद में पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे में रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और यदि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट को निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं पे रहे, कैसे तय करेंगे? क्योंकि यदि आपने ये भी तय किया कि मैं 6% के हिसाब से हर महीने विड्रॉ करता रहूं, यानी सालाना 6% के हिसाब से डिवाइडेड बाय 12, तो शायद उतना भी करने के लिए हो सकता है रिटर्न 6% भी ना आए और आपका प्रिंसिपल जो है वो कम हो जाए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप बने रहिए 5-6 साल के लिए, और तब ये जब राशि बढ़ जाएगी उसके बाद में मान लीजिए 5 लाख बढ़ के आपके 8 लाख हो जाते हैं, तब आप ये सोच के कि आगे 8-10% के हिसाब से एक SWP स्टार्ट कर दीजिए। यदि हम 5 लाख की राशि पे 8% से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3,200 रुपया हर महीने आएगा। अगर हम 12% कैलकुलेट करते हैं तो 4,700 के आसपास पर मंथ का विड्रॉ किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, जब पैसा बढ़ जाएगा तो यदि आपके प्रिंसिपल में गिरावट भी आती है तो उस पे आएगी जो पैसा बढ़ चुका है। और या फिर क्या करना, 5 साल के बाद आप ये जो पूरा पैसा होगा उसको स्विच कर देना। आप इससे करने के बजाय पहले पैसे को बढ़ने दीजिए, और 5-6 साल के बाद जब आप SWP करना चाहेंगे उस वक्त उसे स्विच कर दीजिए किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में या डेट फंड में, और वहां से आप SWP कीजिए। तो कभी भी जब आपको इमीडिएटली SWP करनी हो तो इक्विटी स्कीम से करने के बारे में ना सोचें, अदरवाइज आपका प्रिंसिपल रिस्क पे हमेशा रहेगा ही। त्रिपाठी जी, आपको सलाह समझ में आ गई? जी मैम, थैंक यू मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे और सवाल ने दर्शकों के, उससे पहले रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऋषि, क्या है आपका गुरु मंत्र? देखिए, बहुत सारे लोग जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो वो साइकिल को देखना शुरू कर देते हैं। आप मार्केट के उतार चढ़ाव पे कभी मत सोचिए। आपका गोल 15 साल का है या 10 साल का है। आपको ये सोचना चाहिए कि पुराने सालों का जो डेटा बताता है 3-4 साल मार्केट कम जाती है बट 7-8 साल रिटर्न देती है। एवरेज रिटर्न 12% की आती है। तो 12% की एवरेज रिटर्न आ रही है तो आप ऐसा भी ना करें कि जब मार्केट डाउन हो तो ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, या कम जब मार्केट डाउन हो तो आप सारे पैसे निकालने की कोशिश करें। उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म सोचिए। 15 साल में आपको 12% की रिटर्न मिलेगा। आप घबराए मत, अपना इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन के साथ रखें। चलिए, अनुशासन आपको रखना होगा अपने निवेश में। पंकज जी। कविता, देखिए हर इन्वेस्टर चाहता है कि जब वो इन्वेस्ट करे तो उसको अच्छे रिटर्न मिले, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं, और निवेशक कई बार ऐसा कहते हैं कि कुछ समय से मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न भी मिले इसके ऊपर। यानी कि ऐसी फिक्स डिपॉजिट भी हो सकते हैं कुछ कंपनीज के जहां पर कुछ समय से रिटर्न मिल भी रहे हों, लेकिन ध्यान रहे कि वो कुछ समय चल सकता है, लेकिन एक उम्मीद से ज्यादा यदि रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है तो वहां पर धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमेशा कोई भी असेट हो उसके एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं। यदि आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो आप 12-14% की उम्मीद कीजिए। यदि आप फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो जो बैंक का इंटरेस्ट है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी भी है तो उससे 1-2% ज्यादा दे सकती है। लेकिन कहीं पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉमिस कर रहा है
भले ही लोग एक्सपीरियंस भी बताएं कि हमें पिछले 3-4 साल में अच्छा मिला है और कभी नुकसान नहीं हुआ है, बट एक बात तय है कि ऐसी जगह पे आज नहीं तो कल आपके साथ में धोखा हो सकता है। तो हमेशा जो हम कहते हैं कि टू गुड टू बिलीव, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हमेशा एक जो सही एक्सपेक्टेशन है उसके साथ ही आगे बढ़ें। ऑलराइट, तो ये थे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के निवेश के गुरु मंत्र। लेकिन अब अगला सवाल बिमल पात्रा साहब का मैं लूंगी। इनको हम फोन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक ऋषि, इनका सवाल आपके पास है। 17,000 रुपये 5 फंड में डाल रहे हैं। पीपीएफ में निवेश की जानकारी है इनकी 7,500 की, और 12 साल में 1.5 करोड़ रुपए इनको चाहिए। फंड्स आपके पास हैं। इन्हें 50,000 का एक मुश्त निवेश भी करना है। इसके अलावा इन्होंने अपने लिए कुछ एक मुश्त निवेश जो फंड्स में किए हैं ऋषि, वो है SBI रिटायरमेंट फंड, और उसमें 3 लाख है। ICICI प्रो फ्लेक्सी कैप में 1 लाख डाला हुआ है। एक्सिस के मिड कैप फंड में डाला हुआ है 30,000 एक मुश्त। अब इनका सवाल है 50,000 रुपये और कहाँ एक मुश्त निवेश करें। देखिए, एक तो अगर ये इनको 1.5 करोड़ 12 साल में चाहिए, तो अगर कैलकुलेशन करें तो इनको 42 से 43,000 रुपए तो जमा कराने पड़ेंगे, हर महीने सिप में करने पड़ेंगे, तभी ये उस पर पहुंच सकते हैं। अभी ये 17,500 कर रहे हैं, इनको ये बढ़ाना पड़ेगा। इनके फंड्स जो मैंने देखे हैं वो ठीक ठाक है। अगर इन्हीं में ये 40,000 मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करके करते रहें तो ये 1.5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, अगेन ये बहुत लमसम इन्वेस्टर भी लग रहे हैं कि कभी किसी फंड में डाल दिया। लमसम में भी रिटर्न आती है, बट लमसम में रिटर्न क्योंकि एडहॉक है और पता नहीं लग पाता, तो मेरे हिसाब से इनको ये भी करना चाहिए कि इनके पास अगर अमाउंट हो तो उसको किसी डेट फंड में डाल के, किसी फंड में डाल के उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहें, ताकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी हो जाएगी। एक इन्होंने जो बात करी कि इनको 50,000 लमसम में डालना है, तो मैं इस समय कहूंगा कि इनको एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल देना चाहिए। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दिए जाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 12 साल बाद चाहिए। मैं उसमें एक्सपेक्ट करता हूं कि इनको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। बट इनमें इन्वेस्टमेंट इनको बढ़ानी पड़ेगी सिप में, अगर इनको 1.5 करोड़ के टारगेट पे पहुंचना है, तो इनको वो तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, फोन लाइन पे हमारे साथ नहीं है, तो और क्लैरिटी अगर इनको चाहिए होगी तो वो हम अभी नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जवाब हमारे यूट्यूब पर देख लें। अगला सवाल पंकज जी के लिए मैं लूँगी रमेश अग्रवाल का, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। रमेश जी नमस्कार। रमेश जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? बस अच्छा हूँ मैम। आपकी उम्र 29 साल की है, क्या करते हो? जी मैम, अभी जयपुर हूँ, अभी मैं जॉब में हूँ मैम, गवर्नमेंट जॉब में। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी करनी है? जी मैम, मुझे अभी स्टार्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बहुत बढ़िया। कैसे सोचा म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने के बारे में? एक्चुअली मैम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अपने गोल अचीव करने के लिए, अपने आगे की लाइफ के लिए, उसके लिए थोड़ा प्लान स्टार्ट किया, तो उसके लिए आगे पूछना था मैम। और पहला लक्ष्य रिटायरमेंट का रखा है, जिसके लिए आपको चाहिए कितने? 10 करोड़। यस मैम। ये कैसे 10 करोड़ के फिगर पे आप कैसे आए? 10 करोड़ मैम, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट, मुझे लगा एक अच्छा खासा अगर कॉर्पस रेडी होता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर मेंबर्स ऑल्सो। अरे आप तो हमारी भाषा बोलने लग गए। बहुत पढ़ते हो क्या बाजार के बारे में? हाँ मैं मतलब कुछ ट्राई किया था मैंने भी रिसेंटली डेरिवेटिव में, बट उसमें कुछ इतना प्रॉफिट हुआ नहीं, तो सोचा फिर कि लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होगा। चलिए पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारे दर्शक का। बताएं, 10 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए को चाहिए। इन्होंने बहुत सारे लक्ष्य आके हैं, लेकिन पहला लक्ष्य जिसके लिए हमें सवाल पूछा है वो रिटायरमेंट का है। अभी तक सवाल मैं पूछना चाहूंगा रमेश जी से। हाँ। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी वो आपको सुन पा रहे हैं। पंकज जी सवाल पूछिए। रमेश जी, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो क्या आपकी सर्विस में पेंशन है या फिर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं सर, अभी पेंशन का तो नहीं है हमारे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आफ्टर 2004 देयर विल बी नो पेंशन। एंड एनपीएस के मेंबर हैं, फिर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? यस सर। यस। तो देखिए, आपको वैसे एनपीएस के सहारे भी पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आपने कहा कि 15,000 रुपया आप निवेश कर सकते हैं, तो 15,000 रुपया अगर निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में मैं 12% का CAGR एक्सपेक्ट करूं, तो करीब 5 करोड़ 20 लाख इकट्ठे हो सकते हैं, और आपको करने हैं 10 करोड़। तो यदि आप इस राशि को 7 से 8% हर साल बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपका खैर वैसे जब पे कमीशन आएगा तभी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन डीए बढ़ता है या उसके अलावा जब प्रमोशन होंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं एवरेज लेके चलूं,
यदि आप 7-8% से बढ़ा सकते हैं तो ये आराम से आप 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि 5 करोड़ 20 लाख यहाँ बन रहे हैं, अगर 12% पे प्लस आपका जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका भी आप साथ में लेंगे तो मेरे हिसाब से 10 करोड़ रुपए जो आपने राशि ली है, और सही भी है क्योंकि आप 29 साल के, जब 60 साल की उम्र मालूम 31 साल के बाद, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से डेफिनेटली आपको बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये मुमकिन है कि आप अचीव कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा उसको बढ़ाते रहिए और समय के साथ जैसे हो सके हर साल अगर 7-8% ना भी हो, जब आपके प्रमोशन हो, जब भी नया पे कमीशन आए, तब आप जरूर इस राशि को बढ़ाएं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप पूछना चाहते हैं पंकज जी को? हाँ मैं मेरा पूछना था कि मैम ये डायरेक्ट अगर मैं स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करूं डायरेक्ट स्टॉक में रादर देन म्यूचुअल फंड, तो क्या मतलब रिटर्न में कुछ फर्क होगा मैम? मतलब देखो रमेश, ऐसा है आपने डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किया और वहां पे आपने कहा कि फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में अगेन आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पे कितना फायदा होगा उस पर डाउट है। तो आप म्यूचुअल फंड में कीजिए। हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर में करें या डायरेक्ट स्कीम में करें, तो यदि आपको नॉलेज है, आपको सर्विस नहीं चाहिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, तो आप डायरेक्ट स्कीम्स में कर सकते हैं, लेकिन कीजिए म्यूचुअल फंड्स में ही। अब आपने सवाल बड़ा विस्तार से पूछा, मैं आपको कोई स्कीम भी बता देता हूं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इस फंड में एसआईपी कीजिए। निपॉन इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में कीजिए, वो अच्छा रहेगा। और मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप या तो अगर निपॉन इंडिया का आप फ्लेक्सी कैप करते हैं तो आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और साथ में एक स्मॉल कैप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कीम आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है तो आप देख सकते हैं। इन स्कीम में आप एसआईपी कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट या रेगुलर में वो डिपेंड करता है। अगर स्कीम की बात करें कि आपको सर्विस की जरूरत नहीं है किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, तो आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। थोड़ा सा वहां पे आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा। ऑलराइट, धन्यवाद रमेश अपना सवाल हमें भेजने के लिए। इसी के साथ ऋषि आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आपने करवाई और मुझे भी इजाजत दे, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक पहुंचते रहेंगे। रोजाना आपके सवाल हम इस शो पर लेते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं। देखिए नंबर भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए और हम कराएंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो पर। नमस्कार। चुनौती तो हर में आती है, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की